नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सनी। पिछले एपिसोड में अमन, रवि और आकाश लौह दुर्ग के अंधेरे में लौह पिशाचों से घिर गए थे, जहां धातु और मौत का संगम था। अब वे एक ऐसे प्राचीन शाप का सामना कर रहे हैं जहां हर कदम पर खतरा है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि डर का खेल अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां उनकी बहादुरी और सूझबूझ की असली परीक्षा होगी। लौह दुर्ग के अंधेरे गलियारे में लाल आंखों वाले लौह पिशाचों का झुंड अमन, रवि और आकाश की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उनकी धातु जैसी आवाजें खदान की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी और हवा में तेज धातु की गंध और भी तीव्र हो गई थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दिखाई दिया कि लौह पिशाच मानव आकृति के थे, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से जंग लगे लोहे का बना था और उनकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी चमक रही थी। उनके हाथों में धातु के नुकीले पंजे थे, जिनसे वे दीवारों पर खरोंचे छोड़ते जा रहे थे। लौह पिशाचों की आवाज एक सामूहिक धातु जैसी गूंज के साथ, यहाँ कोई नहीं बचता। तुम्हारा शरीर पत्थर बनेगा और तुम्हारी आत्मा हमें ऊर्जा देगी। अमन ने अपनी मुट्ठी में तांबे का सिक्का कसकर पकड़ा। सिक्का तेजी से चमक रहा था और उसकी नीली ऊर्जा लौह पिशाचों को कुछ हद तक दूर रख रही थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। लौह पिशाच अब उन पर हमला कर रहे थे। वे अपने नुकीले पंजों से उन पर वार कर रहे थे और उनके शरीर से एक अजीब सी ठंडी धातु की लहर निकल रही थी, जिससे उनके शरीर में झुनझुनी हो रही थी। रवि चीखते हुए, ये बहुत मजबूत हैं। हमारे औजार इन पर काम नहीं कर रहे। उन्होंने जो फावड़े और औजार लाए थे, उनसे लौह पिशाचों पर वार करने की कोशिश की, लेकिन औजार उनके धातु के शरीर से टकराकर वापस आ रहे थे और झन्नाट की आवाज के साथ चिंगारियां निकल रही थी। लौह पिशाच न तो अनादि जैसे अदृश्य थे, न ही काल कीटों जैसे आयामी। वे ठोस, क्रूर और घातक थे। आकाश हाँफते हुए, इनकी शक्ति लोहे से आती है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अमन को याद आया कि ठाकुर भवानी सिंह की पोथियों में धातु अभिशाप और लौह असुरों के बारे में एक और जिक्र था। लौह असुर धातु से बने शरीर धारण करते थे, लेकिन उनकी वास्तविक आत्मा धातु के कोर में छिपी होती थी, जो शुद्ध ऊर्जा से बनी होती थी, और उन्हें नष्ट करने के लिए विद्युत प्रवाह की आवश्यकता होती थी, जो उनकी धातु की संरचना को अस्थिर कर सकती थी। अमन चिल्लाते हुए, रवि, आकाश, हमें इन्हें बिजली का झटका देना होगा। इनके शरीर धातु के हैं। रवि हैरान होकर, बिजली? हमारे पास बिजली कहाँ है? आकाश सोचते हुए, मेरे पास कैमरे की कुछ अतिरिक्त बैटरियां हैं और कुछ तार, लेकिन उनसे इतनी बिजली नहीं मिलेगी। लौह पिशाच उन्हें घेर चुके थे। उनमें से एक विशालकाय लौह पिशाच, जो बाकियों से ज्यादा बड़ा और ज्यादा जंग खाया हुआ था, उनकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें सबसे ज्यादा चमक रही थी। ये लौह नायक था, जो झुंड का नेतृत्व कर रहा था। लौह नायक गहरी धातु जैसी आवाज में, तुम्हारी ऊर्जा अब हमारी होगी, तुम पत्थर बनोगे। लौह नायक ने अमन की ओर अपना विशाल पंजा बढ़ाया। अमन ने तुरंत अपनी मुट्ठी में तांबे का सिक्का कसकर पकड़ा। सिक्का तेजी से चमकने लगा और उसकी नीली ऊर्जा उसके हाथ में केंद्रित हो गई, जैसे वह किसी अदृश्य कवच का काम कर रही हो। जैसे ही लौह नायक का पंजा अमन से टकराया, एक तेज नीली चिंगारी निकली और झन्नाट की आवाज के साथ लौह नायक का पंजा पीछे हट गया। अमन को झटका लगा, लेकिन उसे चोट नहीं आई। सिक्के ने उसे एक ऊर्जा कवच प्रदान किया था। अमन उत्साह से, ये सिक्का, ये विद्युत प्रवाह को भी नियंत्रित कर सकता है। इसमें ज्ञान की ऊर्जा है। अमन ने तुरंत आकाश और रवि से बैटरियां और तार मांगे। उसने सिक्का बैटरियों के पास रखा और सिक्के की नीली ऊर्जा बैटरियों में प्रवाहित होने लगी, जिससे बैटरियों से एक तेज नीली सफेद चमक निकलने लगी। सिक्का अब एक ऊर्जा कंडक्टर का काम कर रहा था। अमन चिल्लाते हुए, रवि, आकाश, मुझे इन्हें छूने में मदद करो। हमें इनकी धातु की कोर को छूना होगा। लौह पिशाच अब गुस्से में उनकी ओर बढ़ रहे थे। अमन ने सिक्के से प्रवाहित होने वाली नीली ऊर्जा को अपने हाथों में केंद्रित किया। रवि और आकाश ने उसे सहारा दिया और तीनों ने मिलकर लौह पिशाचों के करीब जाने की कोशिश की।
जैसे ही एक लौह पिशाच उनके पास आया, अमन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली से एक तेज नीली सफेद बिजली की चिंगारी निकली, जिसने लौह पिशाच को अपनी गिरफ्त में ले लिया। झन्नाट की आवाज के साथ लौह पिशाच का शरीर थरथराने लगा और उसकी आंखें बुझ गईं। उसका धातु का शरीर तेजी से पिघलने लगा और वह पिघलकर जमीन पर एक जंग लगे धातु के ढेर में बदल गया। लौह पिशाचों की आवाज दर्द से चीखते हुए, ये हमारी शक्ति को जला रहा है। एक के बाद एक लौह पिशाच अमन के विद्युत प्रवाह से पिघलते जा रहे थे। रवि और आकाश ने अमन को सहारा दिया और उसे उद्धरण ओह पिशाचों तक पहुंचने में मदद की। लेकिन लौह नायक अभी भी बचा हुआ था। लौह नायक ने अपने हाथों में 2 विशालकाय धातु की तलवारें उठा ली थी, जो खदान की दीवारों से निकली थी। उसकी लाल आंखें क्रोध से जल रही थी और वो उनकी ओर तेजी से बढ़ा। लौह नायक, गहरी धातु जैसी आवाज में, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं इस दुर्ग का रक्षक हूं। मैं तुम्हें पत्थर बना दूंगा। लौह नायक ने अपनी तलवारें अमन की ओर लहराईं। अमन ने अपनी सारी ऊर्जा बटोरी और सिक्के से प्रवाहित होने वाली बिजली को अपने हाथों में केंद्रित किया। उसने सीधे लौह नायक के हृदय की ओर वार किया, जहां उसकी धातु की कोर छिपी थी। झन्नाट की एक भयानक आवाज के साथ अमन का हाथ लौह नायक के सीने से टकराया। एक तेज नीली सफेद बिजली का झटका निकला, जिसने उद्धरण ओह नायक के शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लौह नायक दर्द से चीखा, उसकी धातु की तलवारें जमीन पर गिर गईं और उसका विशाल शरीर थरथराने लगा। उसकी लाल आंखें बुझ गईं और उसका शरीर तेजी से पिघलने लगा, जैसे वह एक धातु का झरना हो। कुछ ही पलों में लौह नायक पिघलकर जमीन पर एक विशाल जंग लगे धातु के ढेर में बदल गया, जिसमें से एक हल्की काली धुंध निकल रही थी, जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। लौह दुर्ग का शाप टूट चुका था। खदान में अब सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अमन, रवि और आकाश जमीन पर गिर पड़े, थके हुए, लेकिन उनके चेहरे पर एक जीत की चमक थी। उन्होंने एक और प्राचीन बुराई को हरा दिया था और गांव के लोगों को धातु अभिशाप से बचा लिया था। उन्हें पता था कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं था और यह धरती अभी भी अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए थी। लौह दुर्ग से बाहर निकलते ही अमन, रवि और आकाश ने महसूस किया कि खदान के ऊपर की हवा अब भारी धातु की गंध से मुक्त थी। लौह पिशाचों का शाप टूट चुका था और उनके पीछे छोड़ी गई तबाही अब शांत हो चुकी थी। खदान का प्रवेश द्वार, जो लोहे का फाटक था, धीरे धीरे बंद होने लगा, घर्र की एक धीमी आवाज के साथ, जैसे प्राचीन शक्तियां अपने रहस्य को फिर से सील कर रही हों। उन्होंने वापस गांव की ओर चलना शुरू किया। रास्ता अब पहले से ज्यादा आसान लग रहा था और सूरज की रोशनी सीधे जमीन पर पड़ रही थी। हवा में अब कोई अजीब सी भारीपन नहीं थी, बल्कि एक ताजी, स्वच्छ हवा थी, जिसमें मिट्टी और घास की खुशबू घुली हुई थी। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा भ्रम और राहत का भाव था। उन्हें याद नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि एक भयानक खतरा टल गया है। जानवरों के बाड़े अब फिर से भर रहे थे और पशुधन स्वस्थ लग रहे थे। अमन, रवि और आकाश ने गांव के लोगों को शांत किया, उन्हें बताया कि खतरा अब टल गया है। उन्होंने कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता था कि लौह पिशाचों जैसी बातें उन्हें और ज्यादा डरा देंगी। उन्होंने बस इतना कहा कि एक पुरानी बीमारी जो गांव पर मंडरा रही थी, उसे दूर कर दिया गया है। गांव के लोगों ने उनका धन्यवाद किया, उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। मुखिया ने उन्हें भोजन और पानी दिया और उनके सुरक्षित लौटने पर खुशी व्यक्त की। कुछ देर गांव में रुकने के बाद, जहां उन्होंने थोड़ा आराम किया और भोजन किया, वे जयपुर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते भर वे अपने नए अनुभव पर चर्चा करते रहे। रवि, हाँफते हुए, लौह पिशाच वाकई भयानक थे। उनकी धातु जैसी आवाजें और वह ठंडा एहसास, मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। आकाश, सोचते हुए, हाँ, हर जगह की बुराई अलग होती है। अनादि अदृश्य था, काल कीट आयामी थे और लौह पिशाच भौतिक थे। ये हमें दिखाता है कि दुनिया कितनी जटिल है। अमन ने अपनी जेब से वह तांबे का सिक्का निकाला। सिक्का अब नहीं चमक रहा था, लेकिन वह अभी भी ठंडा और भारी था। उस पर बना नक्शा अब फिर से धुंधला हो चुका था,
जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। अमन, सिक्के को देखते हुए, ये सिक्का वाकई अद्भुत है। इसने हमें हर बार रास्ता दिखाया और जरूरत पड़ने पर शक्ति भी दी। रवि, आश्चर्य से, क्या ये सिक्का हमें आगे भी संकेत देगा? अमन, मुस्कुराते हुए, शायद। मुझे लगता है कि यह गाथा सचमुच अंतहीन है। जयपुर लौटते समय तीनों के मन में एक नई समझ विकसित हुई थी। वे जानते थे कि उनकी यात्रा सिर्फ एक भूतिया हवेली की कहानी नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की एक छोटी सी झलक थी। उन्हें महसूस हुआ कि वे अब केवल सामान्य इंसान नहीं रहे थे, बल्कि ऐसे लोग थे जो अदृश्य दुनिया की सच्चाइयों से वाकिफ थे। अगले कुछ हफ्तों तक उन्होंने अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की। अमन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन उसका मन अब प्राचीन ग्रंथों और अलौकिक विज्ञान की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहा था। रवि अपनी फोटोग्राफी में व्यस्त रहा, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य से ज्यादा कुछ ढूंढने लगी थी, जैसे वह अदृश्य चीजों को कैमरे में कैद करना चाहता हो। आकाश ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन वह अब ऊर्जा क्षेत्रों और आयामी कंपनों में ज्यादा रुचि लेने लगा था, ये जानने के लिए कि वे अपने गैजेट्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वे तीनों अक्सर मिलते थे और अपने अनुभवों पर चर्चा करते थे। उन्होंने शिवगढ़ के ज्ञान केंद्र के बारे में ठाकुर साहब से जानकारी लेते रहे और उन्हें खुशी हुई कि हवेली अब एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन गई थी। गांव के लोग भी सामान्य जीवन जी रहे थे। एक शांत दोपहर, जब अमन अपनी लाइब्रेरी में बैठा था और प्राचीन प्रतीकों पर एक किताब पढ़ रहा था, अचानक उस तांबे के सिक्के में एक हल्की कंपन महसूस हुई जो उसकी जेब में रखा था। उसने उसे बाहर निकाला। सिक्का अब धीमी गुलाबी रंग की रोशनी से चमक रहा था। उस पर बना नक्शा फिर से बदल गया था और इस बार यह नक्शा राजस्थान के दक्षिणी भाग की ओर, अरावली के जंगलों में किसी घने और अनछुए स्थान की ओर इशारा कर रहा था। उसी पल उसके फोन पर रवि का कॉल आया। रवि, आवाज में हल्की उत्तेजना। अमन, तुमने देखा? न्यूज में आ रहा है, अरावली के जंगलों में एक पुराने आदिवासी गांव के पास अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि रात में उन्हें अजीबोगरीब चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं और जंगल से एक अजीब सी तेज शिकार की आवाज आती है। अमन ने सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उसे पता था कि यह सिर्फ संयोग नहीं था। लौह दुर्ग का अंत सिर्फ एक विराम था। प्रेत लोक की अंतहीन गाथा का अगला अध्याय अब अरावली के घने जंगलों में लिखा जाएगा, जहां एक नई अनजानी बुराई उनका इंतजार कर रही थी। अमन गंभीरता से, रवि, आकाश को तैयार रहने को कहो। मुझे लगता है कि हमें फिर से एक यात्रा पर निकलना होगा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। वे अब जानते थे कि यह एक ऐसा सफर है जिसका कोई अंत नहीं। ये धरती, ये ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों और अनसुनी कहानियों से भरा पड़ा है, और शायद अमन, रवि और आकाश ही वे थे जो इन कहानियों को उजागर करने के लिए बने थे। क्या वे अरावली के घने जंगलों में छिपी इस नई बुराई का सामना कर पाएंगे? चमकती हुई आंखें और शिकार की आवाज का क्या राज है, और क्या ये नई शक्ति अनादि काल कीटों या लौ पिशाचों से भी ज्यादा भयावह होगी? अमन की जेब में रखा तांबे का सिक्का गुलाबी रोशनी से चमक रहा था और उस पर बना नक्शा अरावली के दक्षिणी भाग में स्थित एक घने अनछुए जंगल की ओर इशारा कर रहा था। न्यूज रिपोर्ट में आदिवासी गांव के पास से आ रही चमकती हुई आंखों और शिकार की आवाज की खबरें उस क्षेत्र से ही थी। अमन जानता था कि यह कोई साधारण जंगली जानवर नहीं थे। यह एक नया खतरा था जो कहीं ज्यादा प्राचीन और ज्यादा रहस्यमय था। उसने तुरंत रवि और आकाश को कॉल किया। दोनों दोस्त बिना किसी हिचकिचाहट के एक नई चुनौती का सामना करने को तैयार हो गए। उनके मन में अब कोई भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सा रोमांच था। वे जानते थे कि हर नई यात्रा उन्हें कुछ नया सिखाती थी और वे अब अदृश्य दुनिया के खतरों से वाकिफ थे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उन्होंने अपनी कार में जरूरत का सारा सामान भरा। पानी, भोजन, रस्सियां, प्राथमिक उपचार किट और सबसे महत्वपूर्ण, उस तांबे के सिक्के को अमन ने अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया था। उदयपुर की ठंडी सुबह को पीछे छोड़ते हुए उनकी कार दक्षिण की ओर चल पड़ी, जहां अरावली के घने जंगल और उनके रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे वे शहर से दूर होते गए, सड़कें संकरी होती गईं और हरियाली घनी होने लगी। ऊंची ऊंची पहाड़ियां और घने पेड़ अब उनके चारों ओर थे। हवा में जंगल की ताजी गंध थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी
नम और मिट्टी जैसी बदबू भी थी, जो किसी पुरानी चीज के सड़ने जैसी लग रही थी। दोपहर होते होते वे एक छोटे से आदिवासी गांव के पास पहुंचे, जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव भी लगभग सुनसान था और घरों के बाहर कुछ बूढ़े लोग बैठे थे, जिनके चेहरों पर भय और थकावट साफ दिखाई दे रही थी। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ दूर से आने वाली पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। रवि, आवाज में चिंता, ये गांव भी शांत है, लगता है यहाँ भी कुछ हुआ है। आकाश, नक्शे को देखते हुए, सिक्का हमें इस गांव से आगे घने जंगल में किसी जगह की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने कार रोकी और गांव के मुखिया से बात करने की कोशिश की। मुखिया एक वृद्ध महिला थी, जिसकी आंखों में गहरा दुख और भय था। मुखिया, कांपते हुए, तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चों? ये जंगल अभिशापित है। रात में छाया शिकारी आते हैं। वे हमारे जानवरों को ले जाते हैं और जो भी जंगल में जाता है वापस नहीं आता। अमन, गंभीरता से, छाया शिकारी, क्या हुआ है यहाँ? मुखिया ने बताया कि कुछ समय पहले जंगल के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी थी। फिर रात में कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगी, जो धीरे धीरे गांव के पास आने लगी। जो भी रात में जंगल में गया वो वापस नहीं आया। उनके मवेशी गायब हो गए और उन्हें लगा कि उनके पूर्वजों का शाप उन्हें खा रहा है। अमन को याद आया कि ठाकुर भवानी सिंह की पोथियों में अदृश्य शिकारी और छाया जीवों के बारे में कुछ धुंधले से जिक्र थे, जो प्राचीन काल में भूमि बंधनों के टूटने पर जागृत होते थे। ये जीव शरीर रहित थे और उन्हें सिर्फ उनकी चमकती हुई आंखों से ही पहचाना जा सकता था। ये अनादि या काल कीटों से भी ज्यादा मायावी और ज्यादा रहस्यमय थे, क्योंकि वे भौतिक दुनिया के नियमों से बंधे नहीं थे। अमन ने सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। सिक्का तेजी से गुलाबी रोशनी से चमक रहा था और उस पर बना नक्शा स्पष्ट रूप से जंगल के अंदर एक प्राचीन टूटे हुए मंदिर के अवशेषों की ओर इशारा कर रहा था। ये वन द्वार था जहां से ये छाया शिकारी निकल रहे थे। अमन, मुखिया से, हमें उस मंदिर तक पहुंचना होगा, हमें इसे रोकना होगा। मुखिया ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन अमन, रवि और आकाश ने उसे विश्वास दिलाया कि वे अपना ख्याल रखेंगे। उन्होंने गांव से कुछ मशालें ली और जंगल के अंदरूनी हिस्से की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में और अंदर बढ़ते गए, पेड़ों की घनी छाया उनके ऊपर छा गई। हवा में नमी और पत्तों की गंध तेज हो गई थी। दूर से उन्हें एक धीमी लेकिन तेज हिस हिस की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई विशालकाय जीव पत्तों के बीच से सरक रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक अजीबोगरीब स्थान दिखाई दिया। वहां जमीन पर घास नहीं थी, बल्कि मिट्टी काली और सूखी थी और पेड़ मृत या जले हुए लग रहे थे। इस जगह पर कोई पक्षी नहीं था और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। यहीं पर उन्हें एक प्राचीन टूटे हुए मंदिर के अवशेष दिखाई दिए, जो झाड़ियों और बेलों से ढके थे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर कुछ पुराने जंग लगे पत्थर थे, जिन पर अजीबोगरीब प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे। ये वन द्वार का प्रवेश द्वार था। रवि, हैरान होकर, यह मंदिर, ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आकाश, मंदिर के पत्थरों को छूते हुए, इसमें एक अजीब सी ठंडी ऊर्जा है और मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। अमन ने सिक्के को मंदिर के पत्थरों के करीब किया। सिक्का तेजी से गुलाबी रोशनी से चमकने लगा और उसकी ऊर्जा पत्थरों पर फैलने लगी। पत्थरों पर खुदे प्रतीक भी गुलाबी रंग में चमकने लगे। तभी घर्र की एक भयानक आवाज के साथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर मौजूद एक विशाल झुका हुआ पत्थर धीरे धीरे एक तरफ खिसकने लगा, जिससे अंदर का अंधेरा रास्ता उजागर हो गया। अंदर से एक तेज, ठंडी, नम हवा आ रही थी, जिसमें एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। अमन, गंभीरता से, यही वन द्वार है। जैसे ही वे मंदिर में दाखिल हुए, अंधेरा और भी घना हो गया। मशालों की रोशनी में भी उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर की दीवारें पुरानी और टूटी हुई थी और उन पर सदियों की काई जमी हुई थी। हवा में भारी नमी और सड़ी हुई गंध थी और हर तरफ से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे अदृश्य जीव उनके चारों ओर घूम रहे हों। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मंदिर के अंदर से कुछ चमकती हुई हरी आंखें दिखाई दी। ये आंखें हवा में तैर रही थी और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। ये छाया शिकारी थे,
जिनकी हरी आंखें अंधेरे में दहक रही थी। छाया शिकारियों की आवाज, एक सामूहिक फुसफुसाती हुई आवाज के साथ, जो सीधे उनके दिमाग में गूंजती हुई लग रही थी। तुम कहां भागोगे, नश्वर प्राणी? ये हमारा क्षेत्र है, तुम भी हमारे शिकार बनोगे। तुम्हारी ऊर्जा हमें पोषित करेगी। अमन ने सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उन्हें पता था कि वे एक नए और भयानक दुश्मन के सामने थे। ये जीव अदृश्य थे और उनसे लड़ने का तरीका उन्हें अभी नहीं पता था। वन द्वार का रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था और उन्हें लगा कि वे एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। वन द्वार के अंधेरे मंदिर में हरी आंखों वाले छाया शिकारियों का झुंड अमन, रवि और आकाश की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उनकी फुसफुसाती हुई आवाजें मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी और हवा में तेज सड़ी हुई गंध और भी तीव्र हो गई थी। मशालों की रोशनी में भी वे छाया शिकारियों के शरीर को नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ उनकी चमकती हरी आंखें ही अंधेरे में दहक रही थी। छाया शिकारियों की आवाज, एक सामूहिक फुसफुसाती हुई आवाज के साथ, जो सीधे उनके दिमाग में गूंजती हुई लग रही थी। तुम कहां भागोगे, नश्वर प्राणी? हम अदृश्य हैं, तुम हमें छू नहीं सकते। तुम्हारी ऊर्जा हमें पोषित करेगी। अमन ने अपनी मुट्ठी में तांबे का सिक्का कसकर पकड़ा। सिक्का तेजी से गुलाबी रोशनी से चमक रहा था और उसकी ऊर्जा छाया शिकारियों को कुछ हद तक दूर रख रही थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। छाया शिकारी अब उन पर हमला कर रहे थे। वे अपने अदृश्य पंजों से उन पर वार कर रहे थे और उनके शरीर से एक अजीब सी ठंडी नमी वाली लहर निकल रही थी, जिससे उनके शरीर में कपकपी हो रही थी। रवि चीखते हुए, ये हमें छू रहे हैं, मुझे ठंडा महसूस हो रहा है। आकाश हाँफते हुए, हम इन्हें देख नहीं सकते, इन पर कैसे हमला करें? अमन को याद आया कि ठाकुर भवानी सिंह की पोथियों में छाया जीवों के बारे में एक और जिक्र था। छाया जीव प्रकाश से कमजोर होते थे, लेकिन सिर्फ सामान्य प्रकाश से नहीं। उन्हें शुद्ध प्रकाश की आवश्यकता होती थी, जो उनकी अदृश्यता को तोड़ सके और उनकी ऊर्जा को अस्थिर कर सके। और उनकी कमजोरी उनका मात्र वृक्ष होता था, जो उनकी सामूहिक चेतना का केंद्र था और जो अक्सर किसी प्राचीन वन द्वार के केंद्र में छिपा होता था। अमन चिल्लाते हुए, रवि, आकाश, हमें शुद्ध प्रकाश चाहिए, हमें मंदिर के केंद्र तक पहुंचना होगा। रवि हैरान होकर, शुद्ध प्रकाश? वह कहाँ मिलेगा? आकाश सोचते हुए, मेरे पास कैमरे के लिए कुछ तेज फ्लैशलाइट्स हैं, लेकिन वे शायद पर्याप्त न हों। छाया शिकारी उन्हें घेर चुके थे। उनमें से एक विशालकाय छाया शिकारी, जो बाकियों से ज्यादा बड़ा और ज्यादा घना लग रहा था, उनकी ओर बढ़ा। उसकी हरी आंखें सबसे ज्यादा चमक रही थी। ये छाया नायक था, जो झुंड का नेतृत्व कर रहा था। छाया नायक गहरी फुसफुसाती हुई आवाज में, तुम्हारी ऊर्जा अब हमारी होगी, तुम जंगल में विलीन हो जाओगे। छाया नायक ने अमन की ओर अपना अदृश्य पंजा बढ़ाया। अमन ने तुरंत अपनी मुट्ठी में तांबे का सिक्का कसकर पकड़ा। सिक्का तेजी से गुलाबी रोशनी से चमकने लगा और उसकी ऊर्जा उसके हाथ में केंद्रित हो गई, जैसे वह किसी अदृश्य कवच का काम कर रही हो। जैसे ही छाया नायक का पंजा अमन से टकराया, एक तेज गुलाबी चिंगारी निकली और सर्र की आवाज के साथ छाया नायक का पंजा पीछे हट गया। अमन को झटका लगा, लेकिन उसे चोट नहीं आई। सिक्के ने उसे एक ऊर्जा कवच प्रदान किया था। अमन उत्साह से, ये सिक्का, ये प्रकाश ऊर्जा को भी केंद्रित कर सकता है, इसमें ज्ञान की ऊर्जा है। अमन ने तुरंत आकाश और रवि से फ्लैशलाइट्स मांगे। उसने सिक्का फ्लैशलाइट्स के पास रखा और सिक्के की गुलाबी ऊर्जा फ्लैशलाइट्स में प्रवाहित होने लगी, जिससे फ्लैशलाइट्स से एक तेज गुलाबी सफेद चमक निकलने लगी। सिक्का अब एक ऊर्जा कंडक्टर का काम कर रहा था। अमन चिल्लाते हुए, रवि, आकाश, अब इन्हें प्रकाश दो, हमें इनकी अदृश्यता को तोड़ना होगा। छाया शिकारी अब गुस्से में उनकी ओर बढ़ रहे थे। अमन ने सिक्के से प्रवाहित होने वाली गुलाबी ऊर्जा को अपने हाथों में केंद्रित किया। रवि और आकाश ने उसे सहारा दिया और तीनों ने मिलकर छाया शिकारियों पर फ्लैशलाइट्स चमकाना शुरू कर दिया। जैसे ही गुलाबी सफेद प्रकाश छाया शिकारियों से टकराया, उनके अदृश्य शरीर में कंपन होने लगी। उनकी हरी आंखें तेजी से चमकने लगी और एक अजीब सी
हिस हिस की आवाज आने लगी जो दर्द से भरी थी। छाया शिकारी धीरे धीरे दिखाई देने लगे। उनके शरीर धुंधले काले धुएं जैसे लग रहे थे जिनसे नमी निकल रही थी। छाया शिकारियों की सामूहिक आवाज दर्द से चीखते हुए, आ ये हमारी अदृश्यता को जला रहा है। एक के बाद एक छाया शिकारी प्रकाश से प्रभावित होकर कमजोर पड़ने लगे। रवि और आकाश ने अमन को सहारा दिया और उसे मंदिर के केंद्र तक पहुंचने में मदद की। मंदिर के केंद्र में उन्हें एक विशाल प्राचीन वृक्ष दिखाई दिया जिसकी जड़ें मंदिर की दीवारों में फैली हुई थी। वृक्ष का तना काला और सूखा था, लेकिन उसकी शाखाओं से एक हल्की हरी चमक निकल रही थी। यही मात्र वृक्ष था छाया शिकारियों का स्रोत। मात्र वृक्ष से एक विशाल काली धुएं जैसी आकृति निकली जिसकी हरी आंखें दहक रही थी। ये छाया नायक था जो वृक्ष की रक्षा कर रहा था। छाया नायक गहरी फुसफुसाती हुई आवाज में, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। मैं तुम्हें अपनी छाया में निगल लूंगा। छाया नायक ने अपने अदृश्य पंजों से अमन की ओर वार किया। अमन ने अपनी सारी ऊर्जा बटोरी और सिक्के से प्रवाहित होने वाली प्रकाश ऊर्जा को अपने हाथों में केंद्रित किया। उसने सीधे छाया नायक के हृदय की ओर वार किया जहां उसकी शुद्ध ऊर्जा छिपी थी। सर्र की एक भयानक आवाज के साथ अमन का हाथ छाया नायक के सीने से टकराया। एक तेज गुलाबी सफेद प्रकाश का झटका निकला जिसने छाया नायक के शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। छाया नायक दर्द से चीखा और उसका धुएं जैसा शरीर तेजी से विलीन होने लगा जैसे वह हवा में घुल रहा हो। उसकी हरी आंखें बुझ गईं और उसका शरीर पूरी तरह से हवा में मिल गया। वन द्वार का शाप टूट चुका था। मंदिर में अब सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मात्र वृक्ष की हरी चमक धुंधली पड़ गई और उसकी शाखाएं सूखने लगी। छाया शिकारी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। अमन, रवि और आकाश जमीन पर गिर पड़े, थके हुए, लेकिन उनके चेहरे पर एक जीत की चमक थी। उन्होंने एक और प्राचीन बुराई को हरा दिया था और गांव के लोगों को छाया शिकारियों से बचा लिया था। उन्हें पता था कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं था और यह धरती अभी भी अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए थी। वन द्वार से बाहर निकलते ही अमन, रवि और आकाश ने महसूस किया कि जंगल की हवा अब सड़ी हुई गंध से मुक्त थी। छाया शिकारियों का शाप टूट चुका था और उनके पीछे छोड़ी गई तबाही अब शांत हो चुकी थी। मंदिर का प्रवेश द्वार जो झुके हुए पत्थरों से बना था धीरे धीरे बंद होने लगा। धर्र की एक धीमी आवाज के साथ, जैसे प्राचीन शक्तियां अपने रहस्य को फिर से सील कर रही हों। उन्होंने वापस आदिवासी गांव की ओर चलना शुरू किया। रास्ता अब पहले से ज्यादा आसान लग रहा था और सूरज की रोशनी सीधे जमीन पर पड़ रही थी। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट वापस आ चुकी थी और हवा में अब कोई अजीब सी भारीपन नहीं थी, बल्कि एक ताजी स्वच्छ हवा थी जिसमें मिट्टी और पौधों की खुशबू घुली हुई थी। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा भ्रम और राहत का भाव था। उन्हें याद नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि एक भयानक खतरा टल गया है। मवेशी अब स्वस्थ लग रहे थे और गांव में एक अजीब सी शांति लौट आई थी। अमन, रवि और आकाश ने गांव के लोगों को शांत किया। उन्हें बताया कि खतरा अब टल गया है। उन्होंने कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी क्योंकि उन्हें पता था कि छाया शिकारियों जैसी बातें उन्हें और ज्यादा डरा देंगी। उन्होंने बस इतना कहा कि एक पुरानी बीमारी जो गांव पर मंडरा रही थी उसे दूर कर दिया गया है। गांव के लोगों ने उनका धन्यवाद किया। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। मुखिया ने उन्हें भोजन और पानी दिया और उनके सुरक्षित लौटने पर खुशी व्यक्त की। कुछ देर गांव में रुकने के बाद, जहां उन्होंने थोड़ा आराम किया और भोजन किया, वे उदयपुर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते भर वे अपने नए अनुभव पर चर्चा करते रहे। रवि हाँफते हुए, छाया शिकारी वाकई मायावी थे। उन्हें देख न पाना सबसे मुश्किल था। आकाश सोचते हुए, हाँ, हर जगह की बुराई अलग होती है। अनादि अदृश्य था। काल कीट आयामी थे, लौह पिशाच भौतिक थे और छाया शिकारी ऊर्जा आधारित थे। ये हमें दिखाता है कि दुनिया कितनी जटिल है। अमन ने अपनी जेब से वह तांबे का सिक्का निकाला। सिक्का अब नहीं चमक रहा था, लेकिन वह अभी भी ठंडा और भारी था।
उस पर बना नक्शा अब फिर से धुंधला हो चुका था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। अमन, सिक्के को देखते हुए, ये सिक्का वाकई अद्भुत है। इसने हमें हर बार रास्ता दिखाया और जरूरत पड़ने पर शक्ति भी दी। रवि, आश्चर्य से, क्या ये सिक्का हमें आगे भी संकेत देगा? अमन, मुस्कुराते हुए, शायद। मुझे लगता है कि यह गाथा सचमुच अंतहीन है। उदयपुर लौटते समय तीनों के मन में एक नई समझ विकसित हुई थी। वे जानते थे कि उनकी यात्रा सिर्फ एक भूत या हवेली की कहानी नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की एक छोटी सी झलक थी। उन्हें महसूस हुआ कि वे अब केवल सामान्य इंसान नहीं रहे थे, बल्कि ऐसे लोग थे जो अदृश्य दुनिया की सच्चाइयों से वाकिफ थे। अगले कुछ हफ्तों तक उन्होंने अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की। अमन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन उसका मन अब प्राचीन ग्रंथों और अलौकिक विज्ञान की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहा था। रवि अपनी फोटोग्राफी में व्यस्त रहा, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य से ज्यादा कुछ ढूंढने लगी थी, जैसे वह अदृश्य चीजों को कैमरे में कैद करना चाहता हो। आकाश ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन वह अब ऊर्जा क्षेत्रों और आयामी कंपनों में ज्यादा रुचि लेने लगा था, ये जानने के लिए कि वे अपने गैजेट्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वे तीनों अक्सर मिलते थे और अपने अनुभवों पर चर्चा करते थे। उन्होंने शिवगढ़ के ज्ञान केंद्र के बारे में ठाकुर साहब से जानकारी लेते रहे और उन्हें खुशी हुई कि हवेली अब एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन गई थी। गांव के लोग भी सामान्य जीवन जी रहे थे। एक शांत सुबह, जब अमन अपने कमरे में बैठा था और अपनी पुरानी पोथियों को फिर से पढ़ रहा था, अचानक उस तांबे के सिक्के में एक हल्की कंपन महसूस हुई जो उसकी जेब में रखा था। उसने उसे बाहर निकाला। सिक्का अब धीमी नीली रंग की रोशनी से चमक रहा था। उस पर बना नक्शा फिर से बदल गया था और इस बार यह नक्शा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर, किसी प्राचीन जल स्रोत या नदी के पास के क्षेत्र की ओर इशारा कर रहा था। उसी पल उसके फोन पर आकाश का कॉल आया। आकाश, आवाज में हल्की उत्तेजना। अमन, तुमने देखा? न्यूज में आ रहा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी के पास के गांवों में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि रात में उन्हें नदी से एक अजीब सी पानी की फुसफुसाहट सुनाई देती है और नदी से मछली पकड़ने गए कुछ लोग अचानक गायब हो गए हैं। अमन ने सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उसे पता था कि यह सिर्फ संयोग नहीं था। वन द्वार का अंत सिर्फ एक विराम था। प्रेत लोक की अंतहीन गाथा का अगला अध्याय अब चंबल नदी के किनारे लिखा जाएगा, जहां एक नई अनजानी बुराई उनका इंतजार कर रही थी, शायद पानी से जुड़ी कोई प्राचीन शक्ति। अमन गंभीरता से, आकाश, रवि को तैयार रहने को कहो। मुझे लगता है कि हमें फिर से एक यात्रा पर निकलना होगा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। वे अब जानते थे कि यह एक ऐसा सफर है जिसका कोई अंत नहीं। ये धरती, ये ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों और अनसुनी कहानियों से भरा पड़ा है, और शायद अमन, रवि और आकाश ही वे थे जो इन कहानियों को उजागर करने के लिए बने थे। क्या वे चंबल नदी के रहस्यों को सुलझा पाएंगे? पानी की फुसफुसाहट और गायब होते लोगों का क्या राज है? और क्या यह नई शक्ति अनादि काल कीटों, लौह पिशाचों या छाया शिकारियों से भी ज्यादा भयावह होगी? अरावली की शांति के बाद चंबल नदी से एक नई पुकार आई है। पानी की फुसफुसाहट और गायब होते लोगों का रहस्य क्या है? अमन, रवि और आकाश फिर से एक अनजान सफर पर निकलेंगे, जहां डर और रहस्य उनका इंतजार कर रहे हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेत लोक की अंतहीन गाथा के अगले एपिसोड में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल